हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ फॉर ऑल एग्जाम्स पर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें हमने लिया है एनवायरमेंटल स्टडी का पार्ट और इसके पता है आपको इसके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और कुछ जो होते हैं टीचिंग मेथड से होते हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी और ये भी वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो है इंग्लिश में क्वेश्चन है और राइट साइड हिंदी में। तो गाइस, तो चलिए हम चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया है वो है विच इज़ द मोस्ट रेलिवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो इसका जो आंसर है वो है 3। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर EVS टीचिंग लर्निंग। तो गाइस समझ सकते हैं आप। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आएगा उसमें आप जो भी नेगेटिव आपको पढ़ के अगर नेगेटिव सेंस देगा वो क्वेश्चन, तो आप उस ऑप्शन को टिक नहीं लगाएंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको जो भी पॉजिटिव क्वेश्चन जो भी पॉजिटिव आंसर मिलेगा उस क्वेश्चन का, आप उसको लगाएंगे। सारे नेगेटिव वाले आपको एलिमिनेट करने हैं। तो आपको मिल गया ये आंसर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इम्प्लाई। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ये हमें बताता है लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड टू बी रिड्यूस। अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो है, What purpose does group learning serve in an EVS classroom? EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। तो हम सबको पता है समूह में सीखने से क्या होता है, हमारी कॉपरेशन की जो हैबिट है वो डेवलप होती है, हम सोशल बनते हैं। तो यहाँ पे कॉपरेशन वर्ड कहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है 4th में। टू इनकलकेट वैल्यूज ऑफ कॉपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर टू इनेबल ईच चाइल्ड पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड लर्न। ठीक है गाइस, जिसको हिंदी में देखना हो हिंदी में देख सकता है। इसका ये 4th है। Now the next question is what is the full form of बाला। आपने देखिए कि इसमें फुल फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको जो भी दिखे, अगर आप अपनी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, व्हाट इज़ SCN, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आप जैसे भी दिखे उसका फुल फॉर्म याद कर ले आप जरूर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं अच्छे खासे। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है गाइस, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। इसका आंसर है 3। आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कंसेप्ट। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है, विमेन आर वीकर देन मैन। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। इसका ये एक क्या है, ये एक मिथ है। मिथ है मतलब एक लोगों की ये गलत सोच बन चुकी है, सिर्फ ये वो है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार। तो आप देख सकते हैं, अगर आप मैप बनाते हैं तो ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर और ये रहा बिहार और ये रहा गुजरात। तो आप देख सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको मैप बहुत अच्छे से देख के जाना है। सारे स्टेट्स कहाँ पे हैं आपको याद होने चाहिए, और किस स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से टच हो रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है तो आप मैप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसका आंसर ये होगा। ये मैप अच्छा नहीं बना इसलिए इसमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है गाइस, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ओके, द नेक्स्ट वन इज 68। विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन विल बी स्लोएस्ट। इसका जो आंसर होगा ये होगा, वो सरफेस एरिया एंड सरफेस टेम्परेचर डिक्रीज करने पर जो हमारा इवापोरेशन है वो स्लो हो जाता है। इसका सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आपने इसमें देखा कि कैसे इसमें डिस्टेंस डायरेक्शन के हिसाब से पूछा गया है कि किसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ पे है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम मैपिंग स्किल। मैपिंग स्किल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैपिंग स्किल, चित्रण कौशल। चित्रण कौशल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच NCF
recommended environmental study to be taught as an integrated curricular area at the primary level। ये बताया था हमें NCF 1975 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which region has the practice of shifting cultivation in India? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट, which one of the following statements is not true for hydropower generated from river dams? नदी बांधों के उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको डैम के बारे में पता होना चाहिए, इसके होने से अगल बगल एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये सब NCERT इसमें दी हुई है, आपको वो पढ़ के जाना है पूरा। तो इसमें जो होता है, डैम जो है डिस्प्लेस करता है इंडिजीनियस पीपल को, यस ये सही बात है। पॉल्यूट करता है वो हाइड्रो पावर, इसका जो ये होगा ये गलत है। डैम जो है इनकरेज करता है सस्टेनेबल ग्रोथ को, नहीं बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो ठीक है गाइस, आपको डैम के बारे में पढ़ के जाना है। ये इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रीन हाउस गैस और गैसेस? कौन से ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पे? आपको पता है वाटर वेपर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, CFC भी होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून? जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं जैसे ठंडे रेगिस्तान, वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ये इसलिए प्रभावित नहीं होते, जो कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं ये लाई इन द रेन शेडो ऑफ हिमालय। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तो वहाँ पे बारिश का इफेक्ट जो होता है कम होता है मानसून का। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके गाइस, सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है ताजमहल को पीला करने के लिए। गोलकोंडा फोर्ट किसने बनवाया था? किस डायनेस्टी ने बनवाया था? किस राजवंश ने बनवाया था? ये बनवाया था काकतीय डायनेस्टी ने, काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी ऑफ 50 ग्राम मिलीलीटर एंड वॉल्यूम? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मास पूछा गया है, डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दे रखा है 15, मास हमको ढूंढना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 3, वॉल्यूम 3, तो 15 3 जा 45 इज द आंसर। मास हमारा आ जाएगा 45 ग्राम। इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है? तो ये है हमारा मास। ठीक है गाइस, मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसको एंगल से, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इसको दिशा से कोई लेना देना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इट्स कॉल्ड? एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, उसे हमें पता है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओपेक, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हुज मास इज 10 kg ऑन मून सरफेस? तो आपको पता है कि ये जो है ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर रेशियो हमारा कितना है 1/6, मून का 1 है, हमारा अर्थ का 6 है, तो हमें उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें मून का दे रखा है मून सरफेस, व्हाट विल द वेट ऑब्जेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना होगा? मून का हमें 10 kg दे रखा है, तो अर्थ पे हमारा 60 हो जाएगा, इसको 6 से कर देंगे। और न्यूटन लेते हैं क्योंकि वेट जो हमेशा होता है उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। आपको यूनिट्स भी याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिट नहीं पता होगा तो आप ये 60 लगा देंगे और आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड अपॉन? एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। ये हमारा निर्भर करता है सरफेस एरिया पर, सतह क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुषमा वांट्स हर स्टूडेंट टू बी sensitized फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू डू सो? सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों में पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने से उसकी उपयुक्त रणनीति है? तो उसको आपको पता है, इसमें जो आंसर होगा इसका आंसर होगा हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट
एंड नर्चर अ प्लांट, वो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसको पोषित करे, एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। ऐसा करने से बच्चों के अंदर वो आएगा, ट्री को बचाना है, उसकी तरफ उसका झुकाव आएगा। वो चाहेगा कि ये पेड़ कितनी मेहनत से बड़े होते हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो वो उनके अंदर ये उसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए फीलिंग्स आएगी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। सबसे पहले तो इसका आंसर यही सही लगा हुआ है। इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज दैट दे सफर। ये इससे बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी इससे रेलेवेंट कर सकते हैं, इससे प्रासंगिक है, लेकिन ये नहीं है उसका। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वो पीड़ित है। उनको तो ऑलरेडी पता है कि उनको ये बीमारी है, ये तो बच्चों के लिए है कि वो समझ सके। जो समुदाय है उसको पहले से ही पता है उस बीमारी के बारे में कि वो किस बीमारी से पीड़ित है। 84 क्वेश्चन, टू टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन। चलो मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उसकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? इसको बोलेंगे, बच्चों ने खुद ढूंढ के किया है, बिजली के बिल और LPG का इसमें खुद डिस्कस करके खुद उन्होंने मेहनत करी है इसमें। तो इसमें ये हुआ कि उन्होंने इसका इंक्वायरी अप्रोच है, ये अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये खुद पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और एग्जाम के टाइम आपको प्रेशर कम लेना चाहिए, जिससे आपका ब्रेन जो है अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट इज, कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज। एक समुदाय जो होता है एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, राइट। वह वास्तविक परीक्षाओं में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86, इन EVS टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट इम्प्लाइज। हिंदी में EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना नहीं। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है गोइंग बियॉन्ड, इसका है गोइंग बियॉन्ड करिकुलम। हम करिकुलम से हट के हम बाकी चीज़ें जो बाहर चल रही है उससे जुड़े और सिर्फ पढ़ाई से ना, हम अगल बगल जो भी हो रहा है उससे कनेक्ट हो सके। ठीक है गाइस, इसका आंसर है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लास 3rd स्टूडेंट Rama taught that a father, mother and their children constitute a nuclear family, and if grandparents and other relatives stay along, then it will be an extended family. What do you think of this? कक्षा 3rd के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका जो आंसर होगा इसमें यह है कि द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज़ नॉट इंक्लूसिव। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। वो थोड़ा जिस तरीके से बता रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि वो सबको इंक्लूज नहीं करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा इसको अलग तरीके से भी कहा जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज़ नॉट इंक्लूसिव। जो शिक्षण अधिगम है वो दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज़ इन EVS क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधियां हैं? तो ऑब्वियसली इसमें देख सकते हैं यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड होता है, पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट। इसका आंसर ऑल द अबव होगा, उपयुक्त सभी।
Now the next one is environmental study curriculum may lead to holistic learning of children if it is। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एक ऑब्वियसली थीमेटिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड भी होना चाहिए और इंक्लूसिव भी होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर। It is intended to make children aware and be sensitized। EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरे का एक अध्ययन है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। जी हाँ, तो इसमें और क्या बताना है? इसमें है कि दैट स्नेक चार्मर मे नॉट हार्म स्नेक एंड दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद ऑल्टरनेटिव बिफोर डिप्राइविंग देम ऑफ देयर लिवलीहुड। इसमें यह कहा गया कि यदि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों का प्रदान करना भी आवश्यकता है। ठीक है गाइस, इसमें ये ना कि सांप को रखना इलीगल है तो उससे सांपों को छीन लिया जाए, क्योंकि वो उसी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अगर आप उससे स्नेक ना रखने को बोलते हो, क्योंकि वो स्नेक को कुछ हार्म नहीं करते, वो अपने साथ रखते हैं, उसको दिखा के लोगों से पैसे कमाते हैं और अपनी दिनचर्या को संभालते हैं। अगर हम उनसे वो करने के लिए मना करते हैं तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ और उनके लिए ढूंढना पड़ेगा जिससे अपने वो दिनचर्या को कमा सके, पैसे कमा सके। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर जो होगा आपको पता है 4th है। तो गाइस ये था हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जितने भी सीटेट से अपडेट, टीचिंग से अपडेट आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें और आपको बहुत सी पढ़ने को भी मटेरियल्स मिलेंगी, जीके से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, इंग्लिश से, और जितने भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब आपको यहाँ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।